गुड इवनिंग दोस्तों, प्रारंभ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग 14 से 16 जनवरी के बीच का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स घटनाक्रम को देखेंगे। हमने हालांकि जनवरी मंथ का पूरा वीडियो अपलोड कर दिया था, लेकिन 14 से 16 जनवरी के बीच का करेंट अफेयर्स छूटा हुआ था, तो उसी को आज हम लोग कवर करेंगे। हालांकि इसका PDF हमने अपने टेलीग्राम चैनल प्रारंभ एकेडमी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में चैनल पर भेज दिया था, लेकिन मुझे बच्चों ने कमेंट किया कि 14 से 16 जनवरी के बीच का करेंट अफेयर्स बाकी है, तो उसी को हम लोग आज से उसी को 14 से 16 जनवरी बीच के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स घटनाक्रम को डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला है हम लोग का कि राष्ट्रमंडल देशों का पीठासीन पदाधिकारी। राष्ट्रमंडल देश, जो भी देश ब्रिटेन का गुलाम रहा, अंग्रेज का गुलाम रहा कॉलोनियल पीरियड में, उपनिवेशवाद के दौर में जो भी देश ब्रिटेन के गुलाम थे, उन सभी देशों को ब्रिटेन ने एक संगठन बनाया 1928 ईस्वी में, जिसे राष्ट्रमंडल कहा गया। उसी में राष्ट्रमंडल देशों के पीठासीन पदाधिकारियों तथा स्पीकरों के 28वीं सम्मेलन कहाँ हुआ? संविधान सदन नई दिल्ली में हुआ। इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी द्वारा किया गया। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल देशों के पीठासीन अधिकारियों का और स्पीकरों का सम्मेलन कहाँ हुआ? संविधान सदन नई दिल्ली में हुआ। अगला है भारतीय सेना दिवस मनाया गया 15 जनवरी को 2026 को, और हर साल इसका मुख्य जो कार्यक्रम विभिन्न देश के भीतर, भारत के भीतर विभिन्न स्थानों पर किया जाता है। इस बार का जो 78वीं सेना दिवस कार्यक्रम का जो मुख्य आयोजन है वो किया गया जयपुर राजस्थान में किया गया। कहाँ किया गया? जयपुर राजस्थान में। अब हम लोग भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते क्यों हैं? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को भारत के प्रथम जनरल जो है वो KM करियप्पा, उन्होंने पहले सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ लिए थे। उससे पहले भारतीय सेना जो है ब्रिटिश जनरल अधिकारियों के हाथ में होती थी, लेकिन 15 जनवरी 1949 को भारत का अपना प्रथम सेना अध्यक्ष मिला था, जो कि जनरल KM करियप्पा जी थे। और वर्तमान में सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। इस महत्वपूर्ण पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है निर्यात तैयारी सूचकांक। एक्सपोर्ट जो प्रिपरेशन इंडेक्स जो है वो भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। ये 2024 का रिपोर्ट है। इसके डाटा 2024 पर आधारित, लेकिन इसको प्रस्तुत 2026 में किया गया, क्योंकि 2024 का जो पूरा वित्तीय वर्ष खत्म हुआ उसका लेखा जोखा 2025 में देखने को मिला, और उसके आधार पे इसकी जो है चर्चा की गई। तो इसी के आधार पे, और इसके जारीकर्ता कौन है? तो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। इसके आयाम कौन कौन है? 13 मानक है इसमें। तो उसमें से निर्यात क्षमता, नीतिगत ढांचा, समर्पित नीतियाँ, मतलब कौन से राज्य के पास सबसे पहला कानूनी ढांचा है, कौन से राज्य के पास बेहतर अवसंरचना है, कौन सा राज्य बेहतर तरीके से कानूनी कार्यक्रम जो है उद्योग धंधे के लिए, निर्यात के लिए लागू करता है, कौन कितनी प्रोत्साहन राशियाँ देता है, इन सब के आधार पर नीति आयोग निर्यात तैयारी सूचकांक जारी करता है। इसमें बड़े राज्यों में महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु और गुजरात रहा, और छोटे राज्यों में उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और नागालैंड इसमें टॉप पे रहा। तो महाराष्ट्र याद रखिएगा टॉप पे रहा, और छोटे राज्यों में पहले राज्यों में उत्तराखंड टॉप के रहा। रैंकिंग में बिहार जो है बड़े राज्यों की श्रेणी में 16वें स्थान पे रहा। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, बिहार किस स्थान पे रहा? 16वें स्थान पे रहा। अगला है उत्तरदायी राष्ट्र सूचकांक, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स कहा जाता है इसको, कि कौन सा देश विश्व के स्तर पे कितना बेहतर तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है, उसके लिए यह उत्तरदायी राष्ट्र सूचकांक जारी किया गया। इसको जारी किसने किया है? इसको बनाने में भारत की 3 संस्थाओं ने मिलकर काम किया। जारी इसको किया विश्व बौद्धिक प्रतिष्ठान जारी किया, उसने भारत के जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय, IIM मुंबई तथा डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के सहयोग से इसका शुभारंभ किया गया। और इसमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह एक वैश्विक मूल्यांकन ढांचा है जो देशों में शासन में समाज के प्रति उसकी जिम्मेवारी, पर्यावरण सुरक्षा तथा वैश्विक स्थिरता में योगदान का मापन करता है। इसमें 2024 में कितने देशों को शामिल किया गया? तो 154 देशों को इसमें शामिल किया गया। और इसमें जो हम पिछले वीडियो में बताएं कि भारत जो है
इसमें 16वां स्थान इसमें हासिल किया। और प्रथम स्थान इस देश में कौन रहा, तो प्रथम स्थान पे इसमें रहा सिंगापुर। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है रोजगार एवं सामाजिक प्रवृत्तियाँ 2026, ये एक सूचकांक है और इसको जारी कौन किया, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। सिर्फ आपसे संगठन के बारे में पूछ सकता है। और इसमें कहा कि वैश्विक स्तर पर बेरोजगारी दर 4.9% रहेगी और विश्व भर में करीब 186 मिलियन लोग इससे प्रभावित रहेंगे बेरोजगारी की। और हम बता देना चाहते हैं कि 69th बीपीएससी मेंस में प्रश्न पूछा गया कि रोजगार एवं सामाजिक प्रवृत्तियां 2026 रिपोर्ट कौन जारी करता है और इसके मुख्य प्रावधानों की चर्चा करें। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि इसमें क्या कहा गया है, तो वैश्विक बेरोजगारी दर 4.9% रहेगी, जिससे विश्व भर में करीब 186 मिलियन लोग प्रभावित होंगे। अगला है यूनाइटेड स्टेट्स का जो फेडरल ड्रग्स अथॉरिटी यूएस FDA है, उन्होंने बच्चों से संबंधित जो एक रोग होता है, कौन सा रोग है, रोग का नाम है मेनकस रोग, उसके उपचार के लिए पहली इंजेक्शन जाइक्यूबो कॉपर हिस्टेनेट की स्वीकृति दी है। तो एक मेनकस रोग होता क्या है, तो एक प्रकार के जीन म्यूटेशन जो होता है, हम लोग के जानते हैं कि ATGC एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन नामक हम लोग में जीन के प्रारूप होते हैं। AT और जो है डबल बॉन्ड में और GC जो है वो ट्रिपल बॉन्ड में इसमें जुड़ा रहता है। उसी में जो हम लोग का एक जीन होता है जिसको ATP7A जीन कहा जाता है, इसमें उत्परिवर्तन होता है। तो इसका X क्रोमोसोम जो कि पुरुष से संबंधित है उसको X क्रोमोसोम कहा जाता है। तो उसको प्रभावित करता है मेनकस रोग। उसके लिए पहली इंजेक्शन किसने लॉन्च किया है, उसको जाइक्यूबो कहा जाता है, अमेरिकी की फेडरल एजेंसी ने लॉन्च किया है। चलिए अगला हम लोग आगे देखते हैं पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, इसका नाम है PFRDA। उसी के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो NPS है, नेशनल पेंशन स्कीम है, इसमें पेंशन को जैसे हम लोग जानते हैं जो भी सरकारी कर्मचारी हैं भारत सरकार के, वो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। और सरकार ने 2004 में नेशनल पेंशन स्कीम लाया था और वर्तमान में मोदी गवर्नमेंट ने यूनाइफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च किया है। इन सब के बीच जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसकी जांच करने के लिए MS साहू समिति गठन किया है। तो आपसे पूछेगा हाल ही में चर्चा में रहा MS साहू समिति का संबंध किससे है, तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की जांच करने के लिए। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ, अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर। देखे होंगे कि इसमें बहुत चर्चा का विषय था कि मोदी जी ने हमारे हनुमान जी के संबंधित एगो पतंग था उसको बना के उड़ाया था, तो उस पर बहुत ही क्रिटिकल किया गया था, धर्म के आधार पे उसका बहुत ही आलोचना की गई थी। उसमें जर्मनी के चांसलर थे फ्रेडरिक मर्ज और PM श्री नरेंद्र मोदी दोनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया था और ये बहुत ही विवाद का विषय हुआ था, खास करके हिंदू संगठनों के बीच में। अगला है DRDO ने अहिल्यानगर महाराष्ट्र में एक पड़ता है, वहाँ पर तीसरी पीढ़ी के स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल AIPATGM का सफल परीक्षण किया है। यह फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत, मतलब दागो और भूल जाओ। यदि मिसाइल एक बार दाग दिया गया तो उसे नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, ये सिर्फ अपना निशाना साध के ही जो है आएगा, तो उसको दागो एंड भूल जाओ कहा जाता है। IIT मद्रास ने भारतीय सेना के लिए रैमजेट तकनीक से चलने वाले तोप के गोले का विकास किया है। जैसे देखिए हम लोग जैसे बाकी इंजन होता है तो हम लोग जानते हैं किसी भी चीज़ के दहन के लिए ऑक्सीजन O2 की आवश्यकता होती है। तो इंजन में यदि आप ईंधन दे रहे हैं, जैसे कि आप केरोसिन, पेट्रोल, डीजल दे रहे हैं, तो उसमें जब इग्निशन होता है तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन आवश्यकता होती है। तो बहुत सारे यान में साथ में ऑक्सीजन को भी भरना पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वायुमंडल में ऊपर जाते ही ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अब जो है जो रैमजेट इंजन होता है, स्क्रैमजेट इंजन, ये क्या करता है, वायुमंडल में ही जो ऑक्सीजन और जल होते हैं उसी को शोषण करके वो स्वयं का अपना क्या बना लेता है, ऑक्सीजन वो तैयार कर लेता है, जिससे क्या होता है कि थ्रस्ट में जो है एक्स्ट्रा सिलेंडर डालना पड़ता है इंजन में ऑक्सीजन का, उसका भार कम हो जाता है, जिससे इंजन बेहतर तरीके से अन्य काम या अन्य थ्रस्ट पैदा कर सकता है। तो रैमजेट इंजन हवा से ऑक्सीजन लेकर गोले में लगातार थ्रस्ट पैदा करता है। इसे तोप से दागे जाने से लेकर लक्ष्य तक पहुंचने की लगातार गति मिलती रहती है कि आप काम करते रहो, आपको ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है। अगला है ओरोबैंच एजेप्टिका। यह क्या है, एक विनाशकारी परजीवी खरपतवार है और यह सरसों रोग को प्रभावित कर रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही चर्चा का विषय बना था भारत में कुछ दिन पहले जनवरी मंथ में,
कि एक प्रकार का जो ये खरपतवार है ओरोबेंच एब्जप्टिका, ये सरसों के जड़ को प्रभावित कर रहा है और सरसों के उत्पादन को घटा रहा है, उत्पादकता को घटा है। अगला है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसको हम लोग WMO कहते हैं, उसके अनुसार से 2025 जो है पिछले 176 वर्ष के इतिहास में सबसे औसत गर्म वर्ष रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, आप जब भी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव संबंधित आप मेंस का उत्तर लिखते हैं, आप उसका निबंध लिखते हैं, उसमें इस कथन को डाल सकते हैं। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये क्वार्टरली जारी होता है और इसका जो लास्ट क्वार्टरली 2025 के अनुसार जो जारी किया गया था, उसका जो रिपोर्ट 26 में आया, तो सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा, भारत 80वें स्थान पर रहा और भारत जो है 55 देशों तक वीज़ा मुक्त प्रवेश कर सकता है। भारत इसकी चर्चा, और अफगानिस्तान इसमें सबसे अंतिम स्थान पर रहा। अब भारत में पारंपरिक सिलाई तकनीक होती थी, जिसमें कि जहाज़ को जैसे दो कपड़ा हुआ, दो कपड़ा को आपस में सिल के और रस्सी के सहारे उसे नाव बनाए जाते थे। उस नाव के उसी तकनीक को पुनः जीवित करके एक गश्ती पोत बनाया गया, इंडियन नेवल शिप वेसल्स कौंडिन्य। इसको गुजरात के पोरबंदर से ओमान के सुल्तान काबूस बंदरगाह यानी मस्कट भेजा गया और ये पहला है जो पारंपरिक इस तकनीक का प्रयोग करके यानी सिलाई विधि का प्रयोग करके जहाज़ बनाया गया और उन्होंने समुद्र की यात्रा की। यह पहले 5वीं शताब्दी में प्रयोग होता था और यह नौका निर्माण की एक परंपरा है। और इसका चित्र जो है अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में उपस्थित हैं वहाँ भी ये मिलती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये लोग याद रखिएगा। अगला है NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक कौन बने हैं? राकेश अग्रवाल जी बने हैं। ITBP इंटर तिब्बत बटालियन जो है उसके महानिदेशक बने हैं शत्रुजीत सिंह और BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक बने हैं प्रवीण कुमार। ITBP भारत चीन सीमा पर जो है रक्षा करती है, BSF भारत पाकिस्तान सीमा पर और भारत बांग्लादेश सीमा पर। NIA जो है राष्ट्रीय सुरक्षा जांच एजेंसी जो है देश के भीतर आंतरिक सुरक्षा के लिए मजबूती के रूप में कार्य करती है। अगला है ब्रिटेन की रॉयल एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी का प्रतिष्ठित गोल्ड अवार्ड किसे मिला है? तो वो मिला है भारतीय मूल की प्रोफेसर श्रीनिवास कुलकर्णी को मिला है। अगला है जो मकर संक्रांति होता है 14 जनवरी को, तो पूरे भारत में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में इसको मकर संक्रांति कहा जाता है, तमिलनाडु में इसे पोंगल कहा जाता है, पंजाब हरियाणा में इसे लोहड़ी कहा जाता है और माघ बिहू इसे कहा जाता है असम में। तो मकर संक्रांति पूरे उत्तर भारत में, इसी को खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है। पोंगल महोत्सव तमिलनाडु, लोहड़ी पंजाब हरियाणा और माघ बिहू मनाया जाता है असम में। इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। हांगकांग लीडरशिप अवार्ड्स में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को एशिया का बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड दिया गया। मतलब जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जिसको हम लोग BSE कहते हैं, यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बाज़ार है, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई के दलाल स्ट्रीट में की गई थी और इसको हांगकांग लीडरशिप अवार्ड में बेस्ट एम्प्लॉयर का अवार्ड दिया गया। इसको आप लोग याद रखिएगा। जो हम लोग शेयर होते हैं, बॉन्ड होते हैं, उसकी खरीद बिक्री कहाँ की जाती है? स्टॉक मार्केट में की जाती है। तो भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक निफ्टी। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है सेंसेक्स और दूसरा है नेशनल जो है उसका निफ्टी है। चलिए अगला है तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव। लाइट हाउस क्या होता है? समुद्र के भीतर जो है बड़े बड़े बनाए जाते हैं जगह। समुद्र जैसे आप लोग किसी घर बनाए, 4 ऐसे कोना बनाए, तो यहाँ बड़े बड़े खंभे बना दिए जाते हैं लोग, जैसे जेल परिसर रहता है, कोई बड़ा बड़ा औद्योगिक प्रतिष्ठान जहाँ यहाँ चारों कोना पर एक घर बनाया जाता है, उसमें लाइट लगाया जाता है, उसमें हमेशा गार्ड की तैनाती रहती है, वहाँ हमेशा वो एक मेनली दिशा दिखाने का काम करता है, सूचना प्रवर्तन। उसी तरह से समुद्र में भी भारत में बहुत जगह पे बंदरगाह के पास समुद्र के जगह नौका समुद्री यात्राओं के लिए लाइट हाउस बनाए जाते थे, जहां हमेशा दीप प्रज्वलित होते रहते थे। उसको देखकर लोग अपनी दिशा अपनी यात्रा तय करते थे। तो उसका लाइट हाउस महोत्सव तीसरा जो है वो MGM पार्क विशाखापत्तनम में मनाया गया और यह समुद्री विरासत, पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देता है। और इसको जारी कौन किया है? केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा। यहाँ आपको उद्घाटन में तीसरा भारतीय लाइट महोत्सव में आपको संस्कृति मंत्रालय दे देगा, इस टाइप से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दे देगा, लेकिन यहाँ पे कौन है? केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। अगला है रातापानी टाइगर रिजर्व कौन है?
मध्य प्रदेश है, इसका नया नाम जो है डॉक्टर वानकवर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। वानकवर टाइगर रिजर्व के नाम बारे में जो आप लोग जानते होंगे कि उनका पूरा नाम डॉक्टर विष्णुधर वानकवर था, और इन्होंने ही भारत की जो प्राचीन गुफा है भीमबेटका की गुफा, जो कि मध्य प्रदेश में है, कहाँ है, एमपी में है, उसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर विष्णुधर वानकवर ने की थी। और यहाँ शैल चित्र, जो दीवार के ऊपर पत्थरों के ऊपर जो चित्र बने हैं, उसके यहाँ पे परंपरा मिलती है। और ये पूरा पाषाण कालीन चित्रकला है भीमबेटका गुफा, और उसी के नाम पर रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम अब डॉक्टर वाकनवर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। अगला है, यूएसए ने भारत की पैक्स सिल्का रणनीति, एक नीति होती है पैक्स सिल्का रणनीति तकनीक को ब्लॉक में शामिल करने का निर्णय लिया है। सिलिकॉन आधारित है पैक्स, सिल्का मतलब सिलिकॉन, सिल्का से ही जो एसआई होता है उसी से सिलिकॉन बनाए जाते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर आधारित अवसंरचना नीति है। जैसे कोई भी देश इसमें जो शामिल हो जाएगा पैक्स सिल्का में, वो एआई सेमीकंडक्टर सहित जो नवीन तकनीक है उसके दिशा में कार्य करेगा। तो पूछेगा पैक्स सिल्का का संबंध किससे है? तो सेमीकंडक्टर तकनीक से है। अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तथा अभिनेता पवन कल्याण जापानी एक आर्ट कला है, नाम है समुराई मार्शल कला, जिसका नाम है केजिन्सु। इसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और अभिनेता भी हैं पवन कल्याण जी, वो बने हैं। तो आपसे चर्चा में पूछ सकता है इनका नाम भी, पवन कल्याण भी। या पूछ सकता है कि चर्चा में रहा समुराई मार्शल कला केजिन्सु किस देश से संबंधित है? तो वो है जापान से। अगला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट संगठन है कैटस्ट्रॉफे बॉन्ड्स। ये होता है कि जलवायु परिवर्तन जब जहाँ बार बार आता है उसके लिए एक प्रकार के स्पेशली बॉन्ड सरकार जारी करती है, और उस बॉन्ड को जो पैसा आता है उस पे जो है उसका खर्च जो है जलवायु आपदाओं के खिलाफ लड़ाई करने में किया जाता है। केरल ने केंद्र सरकार से जलवायु प्रेरित आपदाओं में की बढ़ती बारंबारता करने से शुरू करने का आग्रह किया है। किससे? केंद्र सरकार से। यह बॉन्ड प्राकृतिक आपदा की स्थिति में नुकसान में निवेशकों में ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। इसमें जैसे किसी ने ये बॉन्ड खरीदा और यदि आपदा आ गया, आपदा आया, उनका पैसा चला गया, क्योंकि उसका पूरा पैसा का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? आपदा राहत में किया जाएगा। और आपदा नहीं आया तो उनको बॉन्ड धारक को ब्याज सहित हाई ब्याज मिलता है, उच्च ब्याज दर सहित इस तरह के पैसे मिलते हैं। तो रिस्क लेने वाले लोग जो हैं, इसको हम लोग जुआ कह सकते हैं, रिस्क लेने वाले बॉन्ड लोग ऐसे बॉन्ड खरीदते हैं। अगला है, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन लॉन्च की है। एक एटीएम वैन है जो कि सोलर, उस पर गाड़ी पे ऊपर लगा हुआ है सोलर प्लेट, और उसी से वो एटीएम चलता है। तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक जो है भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन बन चुकी है। आप लोग जानते हैं कि भारत में जो रीजनल रूरल बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी से की गई थी। और भारत सरकार ने हाल ही में 1 अप्रैल 2025 से एक राज्य एक आरआरबी की परिकल्पना लॉन्च की है, जिससे पूरे भारत में 38 आरआरबी हो गए हैं। जैसे भारत में पहले बिहार में दक्षिण ग्रामीण बिहार बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक थे, अब दोनों बैंक को मर्ज करके बिहार ग्रामीण बैंक कर दिया गया। तो उसी टाइप का ये चीज़ है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। जियो ने घोषणा किया है कि भारत का पहला मेड इन इंडिया ए प्लेटफॉर्म पीपुल फर्स्ट नाम से लॉन्च किया जाएगा। तो भारत का पहला जो मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म होगा वो क्या रहेगा? नाम रहेगा पीपल फर्स्ट। अगला है ईरोनेट, ये एक प्रकार का भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा जारी एक प्लेटफॉर्म है, और केरल सरकार द्वारा जो अनिवासी भारतीय एनआरआई मतदाता है उसके ऑनलाइन सत्यापन के लिए क्या किया गया है? ईरोनेट नामक इसको लाया गया है। इसको याद रखिएगा, जो अनिवासी जो भारत के लोग विदेश में रह रहे हैं 6 मंथ से कम मंथ के लिए और फिर भारत आते हैं, कुछ काम के लिए गए हैं, उसके सत्यापन के लिए। अरलम केरल का है, अरलम वन्य अभ्यारण्य केरल का नया नाम अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है। यह भारत का पहला तितली अभ्यारण्य। जो भी फर्स्ट वाला प्रश्न होगा उसको आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद रखा कीजिए। जैसे है भारत का पहला कौन है? अरलम जो है भारत का पहला क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसको अरलम तितली अभ्यारण्य घोषित किया गया और भारत का पहला यह तितली अभ्यारण्य होगा। तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोग याद रखिएगा। ये हम लोग का रहा 14 से 16 जनवरी के बीच का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स घटनाक्रम, इसको आप लोग याद रखिएगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड नाइट।